शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी अनलॉक की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। उत्तराखंड में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और कहा जा रहा है कि शुरुआत में उत्तराखंड में कम संक्रमण वाले इलाकों में बाजार खोलने की तैयारी है, लेकिन ये फैसला प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही लेगी। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में अभी कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या अन्य जिलों से कम है। ऐसे में यहां पर छूट मिल सकती है, लेकिन छूट कितनी मिलेगी, छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये तय करना है सरकार को और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट पर बताया जा रहा है कि तय किया जाएगा। ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कल का आपको 600 के आसपास था, उससे पहले दिन आपको 1000 मिला, उससे पहले दिन 500 कुछ था, उससे पहले दिन 800 कुछ था। अभी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं और तहसील वाइज हम लोग आंकड़े मंगवा रहे हैं। कल आंकड़े प्राप्त होने के बाद अगर आशानुरूप आंकड़े होंगे तो निश्चित रूप से ढलाई दी जाएगी। और इसी खबर पर रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, हमने अभी सुबोध उनियाल को सुना और सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि हम आंकड़े मंगा रहे हैं और तहसीलवार हम डेटा देख रहे हैं। वैसे में क्या आज कोई बैठक रखी गई है जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि उत्तराखंड में अनलॉक का प्रोसेस शुरू होगा कल से, या फिर अभी इंतजार करना होगा? राजीव, देखिए अभी 8 तारीख की सुबह तक उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया है और ऐसे में जो कल का दिन है, कल निश्चित तौर पर ये आगे का निर्णय लेना है कि आगे किस तरीके की ढील, किस तरीके की रियायतें, किन क्षेत्रों में छूट और क्या क्या चीज़ें को खोलने के जाएंगी और इसके साथ ही किन चीज़ों पर पाबंदियां यथावत रहेंगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में मामले कम आए हैं, कुछ मौतें भी कम हुई हैं और ऐसे में क्योंकि कल का दिन है और कल ही इस दिन का इसका निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद आगे का कोरोना कर्फ्यू किस तरीके से उत्तराखंड में रखना है उस पर मंथन होगा। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में कई जिले ऐसे हैं, जैसे कि जिन जिलों का जिक्र आपने भी किया कि रुद्रप्रयाग की हम बात करें, चंपावत की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केस की संख्या पर अगर गौर किया जाए तो एक्टिव केसेस अब अस्पतालों में कम है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो रियायतें दी जानी है वो उन जिलों में दी जाएगी जहां पर एक्टिव केस कम है और बैकलॉग भी जिन जिलों में कम है वहां पर जो है रियायतें दी जाएंगी। तो चाहे स्टेशनरी के शॉप्स हों या फिर बाजारों को खुलने की बात हो, ऑल्टरनेट डेज पर ये बाजार खुलने हैं या फिर इन बाजारों के खुलने का थोड़ा सा समय बढ़ाया जाएगा, कुल मिलाकर जो रियायतें हैं वो दी जाएंगी। तो हमने देखा कि सरकार जो तहसील वाइज जो बात कर रही है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जिलों से जिलाधिकारी से अभी जो कोविड की क्या प्रगति है वो रिपोर्ट्स सारी मंगाई गई हैं, उनको कंपाइल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहाँ पर बैकलॉग की क्या स्थिति है और एक्टिव केसेस की संख्या किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो जो संक्रमण दर है उसको देखते हुए उत्तराखंड में, क्योंकि अभी हम बात करें तो कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया गया है, पहाड़ से लेकर मैदान तक और तमाम जिलों में एक ही तरीके की पाबंदियां हैं। लेकिन अब जो 8 तारीख के बाद है वो निश्चित तौर पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि कुछ अलग अलग रियायतें जो है अलग अलग जिलों में कोविड संक्रमण को देखते हुए दी जाएंगी। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जिन जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या कम है वहां पर रियायतें मिलेंगी और जिन जिलों में एक्टिव केसेस अभी ज्यादा हैं या फिर बैकलॉग ज्यादा है, कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, डेथ रेट ज्यादा है, उन जिलों पर जो है अभी कड़ाई के साथ इन जो अनुपालन है वो नियमों का पालन किया जाएगा। डेटा देखा जाएगा और डेटा देखने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल व्यापारी वर्ग भी उत्तराखंड का अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहा है, ताली थाली बजाकर प्रोटेस्ट किया गया और कहा गया कि दुकानें खोल दो, रोजगार नहीं है, परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आगे बढ़ते मुफ्त वैक्सीनेशन पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष के सवाल है कि मुफ्त वैक्सीनेशन के दावे फेल है, निजी अस्पतालों में वैक्सीन के नाम पर मुनाफाखोरी चल रही है, 18+ उम्र के लोग पैसे खर्च करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल उठाए और चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फ्री में वैक्सीन लगाने के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। देश की जनता से सरकार ने वादा किया था कि हम 18 से 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। फ्री वैक्सीन तो नहीं लग रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा या उनकी संस्थाओं के द्वारा मुनाफाखोरी की जा रही है और 900 से लेकर 1800 रुपए तक की वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट क्या है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है, केसेस लगातार गिर रहे हैं।
अगर हम 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा है 619 लोग ही संक्रमित हुए हैं, जबकि 2531 लोगों ने कोरोना को 24 घंटे में मात दी है। 16 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। ये मौत का आंकड़ा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 17,305 पहुंच गए हैं। जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें तो अल्मोड़ा से 118 केस, बागेश्वर से 9 केस, चमोली से 42 केस, चंपावत से 7 केस, देहरादून से 127 केस, हरिद्वार से 98, नैनीताल से 83, पौड़ी से 23 केस आए हैं। वहीं पिथौरागढ़ से 20, रुद्रप्रयाग जिले से 10 केस ही आए हैं, टिहरी से 29, उधम सिंह नगर से 31, तो उत्तरकाशी जिले से 22 पॉजिटिव केसेस 24 घंटे में मिले। तो ये नए केसेस शुक्रवार को देखिए 892 का आंकड़ा था, तो शनिवार को आंकड़ा गिर गया और कम हो गए केसेस। 619 नए केसेस 24 घंटे में आए हैं। तो ग्राफ कोरोना का कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 19 नए मामले सामने आए, जबकि ब्लैक फंगस से ही 8 और मरीजों की मौत हो गई है और प्रदेश में ब्लैक फंगस के टोटल केस 779 जा पहुंचे हैं। अब तक कुल 279 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। अस्पतालों में उनका उपचार चल रहा है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। दरअसल सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आए हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास स्थान पर जाकर ही मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और इसके साथ ही सीएम ने कांवरिया अपार्टमेंट जाकर जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कई जल परियोजनाओं को लेकर उनकी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात की, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और सीडीएस बिपिन रावत से भी मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत से भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है और ये जो बातचीत चली है ये करीब 40 मिनट तक चली है। सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात 40 मिनट तक चली है। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर बातचीत हुई है। बॉर्डर की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर वाले एरिया में बढ़ाया जाए, इस पर बताया जा रहा है कि बातचीत हुई है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अविनाश, सीडीएस बिपिन रावत से बातचीत हुई है, 40 मिनट चर्चा, क्या बातचीत हुई? देखिए राजीव, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। यहाँ पे तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश की विकास परियोजनाओं को लेकर, प्रदेश के अन्य जो तमाम सारे कार्य हैं उसको लेकर। अगर बात करें तो इसी कड़ी में उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की है, जिसमें अगर बात करें तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेना मजबूत कर सकती है, जिससे कि पलायन रुके, कैसे सेना वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ते हुए कुछ रोजगार मुहैया करा सकती है, जिससे कि उन तमाम सारे जो इलाके खाली हो रहे हैं वो वहाँ पर लोग पलायन न करें, वहाँ पर लोगों की मौजूदगी रहे, जिससे कि सेना को भी मदद मिलती रहे और उत्तराखंड में भी पलायन कहीं न रुके। तो इसको लेकर एक बातचीत हुई है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे भी उत्तराखंड सदन पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। केंद्र सरकार की जो तमाम सारी परियोजनाएं चल रही है, जिस पर अगर बात करें तो खासतौर से खुद प्रधानमंत्री अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं, चाहे वो 4 धाम परियोजना की बात हो, चाहे फिर अन्य जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर उन्होंने बातचीत किया मुख्यमंत्री के साथ कि किस तरीके से जो तमाम सारे प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार के वो कैसे चल रहे हैं प्रदेश में और केंद्र उसमें क्या सहयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री क्या सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में केंद्र के जो परियोजनाएं है उसमें तेजी लाई जा सकती है, नई परियोजनाएं कौन सी लाई जा सकती है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो परियोजनाएं चल रही है उसमें कितना विकास हुआ है, प्रगति हुई है, तो इसको लेकर वो तमाम सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी अविनाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें आप मुख्यमंत्री के इस दौरे पर। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ, सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी अब तक मुलाकात हो चुकी है। इस बीच में देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। ठगी का बहुत बड़ा मामला सामने आया देहरादून से। फर्जी पीआरओ ने एक शख्स के 13 लाख रुपए हड़प लिया। फर्जी पीआरओ ने एक शख्स से ये 13 लाख रुपए हड़पे हैं। जमीन बेचने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। पैसे मांगने पर हरक सिंह का पीआरओ बताकर यह बताया जा रहा है कि धमकी देता था। हरक सिंह रावत का इसने
खुद को पीआरओ बताया और धमकी देता रहा। वन मंत्री का पीआरओ बताकर ठगी का ये वाकया सामने आया। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। देहरादून से 13 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ठगी की गई है 13 लाख रुपए की और अपने आप को पीआरओ बनाया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बताया और वन मंत्री हरक सिंह रावत का खुद को पीआरओ बताकर ये एक शख्स से 13 लाख रुपए इसने हड़पे। दरअसल मसला जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ बताया गया। जमीन बेचने के नाम पर इसने फर्जीवाड़ा किया। पैसे मांगने पर हरक सिंह रावत का इसने खुद को पीआरओ बताया और ये धमकी देता रहा। देहरादून से बड़ी खबर। चलिए खबरों में आप आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। 7 जून को पूरे प्रदेश में भारी बारिश होगी। उधर उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक होगी, जबकि 15 जून के बाद बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए बनाए गए तमाम कंट्रोल रूम अलर्ट पर हैं। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये कह रहे थे कि बिजली के अंडरग्राउंड काम वो करवा रहे हैं, मगर अब उनके भेद खुल गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा है कि यह काम राज्य सरकार करवा रही है। मसूरी में बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइंस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पब्लिसिटी के लिए ये बयान दे रहे हैं कि ये काम पालिका ने करवाया है। एसडीओ यूपीसीएल मसूरी द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा 1 रुपये इस अंडरग्राउंड केबलिंग में नहीं खर्च हुआ है। उसी के तहत उसके बाद नगर पालिका ने एक आरटीजीएस निकाल कर बताया कि हमने 1 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था। मसूरी के माल रोड पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करवाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये काम राज्य सरकार ने करवाया है। जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है कि साहब हमने कराया, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उन्होंने दिखाया कि साहब ये तो स्ट्रीट लाइट का उन्होंने बिल दिया है। तो मैंने कहा कि इस टाइम इन चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब राजनीति का व्यक्ति आएगा हम राजनीति करेंगे। मगर नगर पालिका अध्यक्ष इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पहले चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। पालिका अध्यक्ष के दावे पर यूपीसीएल के अधिकारी ही सवाल उठा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा जो भी पैसा दिया गया है वो स्ट्रीट लाइट मद में ही दिया गया है, अंडरग्राउंड मद में कोई पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि पालिका द्वारा अंडरग्राउंड कराया जा रहा है। सब माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है और यूपीसीएल द्वारा ही खर्चा किया जा रहा है पूरी तरह। अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधियों की इस बयानबाजी से आखिरकार जनता का क्या भला होने वाला है। अच्छा होता कि नेताजी वाहवाही लूटने के बजाय काम पर ध्यान देते। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। अब आपके लिए चलते देहरादून। बहुत बड़ी खबर, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। देहरादून में 9 साल से फरार चल रहे अपहरण केस के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपी अरेस्ट में हैं। नाबालिग के अपहरण के मामले में ये आरोपी फरार चल रहे थे। बदमाशों पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। एसटीएफ ने चंदन को राजस्थान से तो अंशु को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आरोपी हैं, चंदन और अंशु। चंदन को राजस्थान से तो अंशु को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2012 में रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। वन विभाग की टीम इन दिनों नंदा देवी नेशनल पार्क में गश्त पर है। वन विभाग की इस टीम में 12 लोग मौजूद हैं। ये टीम हफ्ते भर तक पार्क के अलग अलग इलाकों में गश्त करेगी। इस दौरान एक तरफ पार्क के रास्तों की मौजूदा स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी, तो वहीं शिकारियों की घुसपैठ पर भी नजर रखी जाएगी। पिथौरागढ़ का रुख करते हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मुलाकात की। अब इस दौरान चुफाल के साथ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को साझा किया। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कोरोना काल में एनएचएम कर्मचारियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। चुफाल ने कहा कि वो इनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और साथ ही इनकी समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश करवाएंगे।
सुनी थी और इसके लिए मैंने जो सचिव हैं हमारे अमीन नेगी जी स्वास्थ्य, उनसे भी टेलीफोन मुझसे वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो इस समय कहीं बिजी है। तो रात को उनसे रिप्लाई आएगा तो उनसे बात करूंगा कि इनकी जो समस्या है, जो ये लोगों की जो 5 सूत्री मांग है, तो इन सूत्री मांगों को लेकर उनके सामने अपना विषय रखेंगे और जो जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का निराकरण हो। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्माता सौरभ शुक्ला अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखा। बताया जा रहा कि सौरभ शुक्ला पहाड़ की इन वादियों में अपनी फिल्म के आने वाले सितंबर में शूटिंग करने जा रहे हैं और अपने भ्रमण के दरमियान सौरभ शुक्ला ने ऐतिहासिक मल्ला महल, पटाल बाजार, ब्रिटिश दौर में बने GIC और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण किया। आपको अपनी ओर खींचता है, वही मुझे यहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ लगा। देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बहुत यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने देखना शुरू किया है, कुछ ब्रिटिश टाइम की कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ उससे भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, जब आप लोग इसको देखेंगे, आप दिखा दीजिएगा लोगों को, ये एक आर्कियोलॉजिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। क्या कोई सोच सकता है कि बंजर भूमि में भी फूल खिल सकते हैं? सालों से वीरान पड़ी जमीन फूलों की खुशबू से महक सकती है, मगर पिथौरागढ़ में यह सब सच हुआ है। कैसे, देखिए। पिथौरागढ़ का मुंशियारी ट्यूलिप के फूलों की खुशबू से महक रहा है। पिछले कई सालों से बंजर पड़ी जमीन पर वन विभाग ने ट्यूलिप का गार्डन तैयार कर लिया है। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर पंचाचूली की तलहटी पर सुंदर ट्यूलिप गार्डन तैयार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। मेन उद्देश्य था कि वहाँ पर जो भूख शरण और जो वहाँ पे इरोजन की वजह से जो बहुत सारी रिल्स और गलीज बन गई थी, वहाँ पर जो बहुत सारी वीड्स का वहाँ पे इन्फेस्टेशन हो गया था और बहुत ज़्यादा जो साइट डिग्रेड हो गई थी, उसको किस तरीके से एक नैसर्गिक रूप में, प्राकृतिक रूप में उसको डेवलप किया जाए ताकि जैव विविधता संरक्षण का एक मॉडल हम लोग दिखा सकें। अब ये ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों की भी पसंद बनता जा रहा है। ट्यूलिप के फूलों के खिलने के बाद मानो हिमालय की खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। ट्यूलिप गार्डन सोशल मीडिया में छाए रहने के कारण कई पर्यटकों एवं प्रकृति प्रेमियों ने इस कार्य की काफ़ी सराहना की। कोविड-19 के तहत चले लॉकडाउन के कारण पर्यटक इस विहंगम नज़ारे का लुत्फ उठाने से वंचित रहे। करीब 1 साल पहले वन विभाग ने मुंशियारी इको पार्क में ट्यूलिप गार्डन बनाने का काम शुरू किया था, मगर बंजर जमीन पर फूलों को उगाना आसान काम नहीं था। इस गार्डन को बनाने के लिए वन विभाग और स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत की है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।